जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स और इसके थर्ड वीडियो के साथ फिर से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं इसके। ऑलराइट, आप एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 101। भारत निर्माण इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो भारत निर्माण इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है भारत निर्माण? टू ब्रिंग एन एडिशनल 1 crore hectares under the assured irrigation, to provide road connectivity to all the villages that have a population of 2000, and to give telephone connectivity to the remaining villages. ऑलराइट, तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो भारत निर्माण प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में, ये इसके क्या करेक्ट फीचर्स हैं कि एडिशनल 1 करोड़ हेक्टेयर इनको एश्योर्ड इरिगेशन के अंतर्गत लेके आना है, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है उन सारे विलेजेस को जिनकी पॉपुलेशन 2000 है, और टेलीफोन कनेक्टिविटी देनी है बाकी विलेजेस को। सो आंसर है इसमें बी, 1 and 3 आर करेक्ट। भारत निर्माण प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 4 साल के लिए, 2005 से 2008-9 तक। इन द एंड ऑफ द ईयर 2008-9 गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड दिस प्रोग्राम, फिर उसका फेज़ 2 लेकर आए 2008-9 में, अप टू द 2012। 6 कंपोनेंट्स थे इसमें। टारगेट्स अंडर भारत निर्माण एनविसेज टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2009 वर एज फॉलोज। 2009 तक जो कंप्लीट होने थे उनके टारगेट क्या क्या थे? 10 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड को एश्योर्ड इरिगेशन के अंतर्गत लेके आना था, मतलब उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। ऑल वेदर रोड्स प्रोवाइड करनी थी टू एवरी हैबिटेशन ओवर 1000 पॉपुलेशन एंड अबव। ठीक है, तो 1000 से ऊपर की पॉपुलेशन हो, 1000 या 1000 से ऊपर की पॉपुलेशन हो, उसमें ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और यही इसको अगर पॉपुलेशन को हिली और ट्राइबल एरियाज़ में देखेंगे तो 500 का क्राइटेरिया था, 2000 का नहीं था। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द रिमेनिंग 1,25,000 विलेजेस एंड 23 मिलियन हाउस होल्ड्स, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इनको देनी थी। तो क्या क्या हो गया आपका? एश्योर्ड इरीगेटेड लैंड हो गया, ऑल वेदर रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर है 60 लाख घर भी बनाने थे। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना था अनकवर्ड हैबिटेशंस में 2009 तक, और बाकी जो विलेजेस बचे हुए हैं उनको टेलीफोन कनेक्टिविटी देनी थी। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया इन्होंने? पहले तो इरिगेशन दे दिया, उसके बाद हैबिटेशन मतलब कि ऑल वेदर रोड्स दे दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दिया, फिर घर दिया, उसके बाद पानी दिया, उसके बाद टेलीफोन दिया। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट, पहले घर हो उसके बाद सारी चीज़ें, बट एनीवेज इतनी सारी इनके क्राइटेरिया देख लेते हैं, और भी कुछ हैं तो नहीं, इतने क्राइटेरियाज इनके थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये शुरू हुआ था 2005-6 में। इनिशियली ये 4 साल के लिए शुरू हुआ था, 8-9 तक के लिए, उसके बाद इसको फेज़ 2 के तौर पे एक्सटेंड किया गया था 2012 तक। उसमें 6 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड थे: एश्योर्ड इरिगेशन, देन हैबिटेशन, सॉरी, ऑल वेदर रोड्स फॉर द एवरी हैबिटेशन जिसकी 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और 500 से ज़्यादा हिली और ट्राइबल के लिए, 1,25,000 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें कि 23 मिलियन हाउस होल्ड्स रिसाइड कर रहे हैं, 60 लाख घर बनाना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना 2009 तक, और टेलीफोन कनेक्टिविटी 2007 तक। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। भारत निर्माण प्रोग्राम एनविसेजेस द क्रिएशन ऑफ, क्या क्या इसका मेन एम था? अभी आपने पढ़ लिया, अब आपको ईजिली एलिमिनेट आप कर पाएंगे यहीं से ही। 10 मिलियन एडिशनल जॉब्स की बात की थी, नहीं, जॉब्स की बात इन्होंने नहीं की है। 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एडिशनल इरिगेशन ड्यूरिंग 5 to 9, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। एश्योर्ड इरिगेशन देना है। 1 लाख किलोमीटर का रूरल रोड्स ड्यूरिंग 11th प्लान। देखिए इन्होंने बोला था कि जितनी भी हैबिटेशन है सबके लिए, फॉर एवरी हैबिटेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद और ये भी मतलब अलग से क्राइटेरिया नहीं था। देन IT पार्क इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, IT पार्क के बारे में कोई बात इस स्कीम में नहीं हुई थी। द टारगेट सेट फॉर अचीवमेंट अंडर द भारत निर्माण योजना आर टू बी रियलाइज बाय द एंड ऑफ विच ईयर। अभी 2005 का क्वेश्चन है, उसी साल ये स्कीम आई थी, तो 2009 तक की ये स्कीम शुरू की गई थी। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। देखिए अभी हमने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी उनको देनी थी, तो ये किसके अंदर आ रहा है? ये भारत निर्माण के अंदर। सोशल प्रोटेक्शन, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, पॉवर्टी एलिविएशन इनके अंदर नहीं था। भारत निर्माण के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देने की बात हुई थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972-73 में एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम शुरू किया था। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। हाउएवर ऑन 1 अप्रैल 2009 इसको रीनेम किया गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तौर पे।
तो इसका नामकरण कर दिया गया दोबारा से 2009 में, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP, पहले ये ARWSP था। NRDWP इम्प्लीमेंट था, वॉज द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द 6 कॉम्पोनेंट। तो भारत निर्माण में टोटल तो आपको याद रखना है कि 6 कॉम्पोनेंट्स है, ये तो याद ही कर लो, ठीक है। तो 6 कॉम्पोनेंट्स में से ये जो एक कंपोनेंट जो था वो ड्रिंकिंग वाटर का था। इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स टू एवरी रूरल पर्सन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है। तो ये इनके भारत निर्माण के 6 कंपोनेंट्स में से एक था। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इरिगेशन, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, देन इरिगेशन दे दिया, ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, रोड्स, ऑल वेदर रोड्स जो थे, ठीक है, और टेलीफोन। ये 6 कंपोनेंट्स थे इसके, ऑलराइट। तो पहले वो हाउस होल्ड दे रहे हैं आपको, उसके बाद एश्योर्ड इरिगेशन 1 करोड़ या 10 मिलियन हेक्टेयर, हाँ 10 मिलियन हेक्टेयर का। उसके बाद एश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर, और टेलीफोन कनेक्शन 2007 तक की बात थी जितने बच्चे घर थे। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी देना था, ऑल वेदर रोड्स था, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था, ठीक है। तो ये इसके 6 कंपोनेंट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत स्कीम की बात कर रहे हैं। सो 400 cities were covered under this mission. Amrut scheme covers 60% of the urban population. 400 नहीं है, कुछ और इसका क्राइटेरिया हम देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है, 60% ऑफ द कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब एक बार डेटा फैक्ट चेक कर लेते हैं कितना है ये। सो अमृत स्कीम लॉन्च हुई थी जून 2015 में, और ये जो स्कीम थी ये क्या करेगी, बेसिक सर्विसेज देगी, जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट। किसको? टू द हाउस होल्ड्स ऑफ एंड द बिल्ड टू हाउस होल्ड्स एंड बिल्ड एमेनिटीज़ इन सिटीज़, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सबके लिए वो इम्प्रूव भी करेगा। 500 सिटीज़ इसमें कवर्ड थी, ठीक है। तो 400 नहीं थी, 500 सिटीज़ वर कवर्ड, and more than 60% of the urban population was also covered. Amrut is focusing to establish infrastructure जो कि इंश्योर करेगा adequate robust sewage network and water supply, किसके लिए? urban transformation by implementing the urban revival projects. Amrut is associated with revamping of, क्या revamp कर रहा है? urban infrastructure को revamp कर रहा है, ठीक है। तो thrust area of अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इंक्लूड्स, अब ये भी हमने अभी चेक किया है क्या क्या कर रहा है। वाटर सप्लाई कर रहा है, सीवेज फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, क्रिएशन ऑफ पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ये भी कर रहा है, साथ ही साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन टू रिड्यूस द फ्लडिंग। ओके, इसका ये भी एक मेन क्राइटेरिया इसमें है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जिससे कि फ्लडिंग वगैरह रिड्यूस हो। मतलब कि जो जैसे अभी आपने इस साल बहुत बारिश हुई, आपने बहुत जगह सुना, सबसे ज़्यादा दुखद तो आपने सुना है जो दिल्ली में केस हुआ, ऑलराइट, सो इन द बेसमेंट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी। सो देखिए ये किस लिए होता है, बिकॉज वाटर क्लॉगिंग हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं, अगर उसी जगह प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो तो इतना ज़्यादा पानी ना भरे। ऑल्दो बारिश बहुत हो रही है, भरेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं भरेगा कि किसी के लिए फैटल हो जाए वो, ठीक। तो उस तरीके की जो सिचुएशन आ जाती है उनके लिए भी इन्होंने बोला था कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन की फैसिलिटीज़ होंगी। अब ये है तो इसके अंदर, बाकी कहाँ कहाँ किस शहर में प्रॉब्लम्स नहीं हैं वो देखना पड़ेगा। सो थ्रस्ट एरिया ऑफ अमृत मिशन की बात करें तो वाटर सप्लाई, सीवरेज फैसिलिटी एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जिससे कि फ्लडिंग की कंडीशंस ना क्रिएट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेस पार्क्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, ऑलराइट। तो ये इसमें सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5। द स्टेट हु लॉन्च्ड अटल खाद्यान्न योजना, कौन से स्टेट ने अटल खाद्यान्न योजना शुरू की थी? अब उत्तराखंड का पेपर है और उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अटल खाद्यान्न योजना ये लॉन्च हुआ था 2011 में उत्तराखंड में। किस लिए? 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल, 10 kgs ऑफ वीट एंड 10 kgs ऑफ राइस पर मंथ किसको दिए जाएंगे? अबव पॉवर्टी लाइन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये लॉन्च हुई थी 2011 में। 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ किसके लिए? अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़। इनको किस रेट पे दिए जाएंगे? 4 रुपीज़ पर केजी ऑफ वीट एंड 6 रुपीज़ पर केजी ऑफ राइस। एंड बिलो पॉवर्टी लाइन को है दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन जो ट्विस्ट कर सकते हैं। अब ये हालांकि ये स्टेट का क्वेश्चन है और पुराना भी है, पॉसिबली किसी और स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की कोई स्कीम्स आ रही हैं और थोड़ा जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन आप हमेशा सुन रहे हैं कि उनके लिए हो रहा है, बट अगर अबव पॉवर्टी लाइन भी है तो इसको फिर आपको मार्किंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे घुमा सकते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी है, अबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी है। बिलो पॉवर्टी लाइन को ये मिलेगा 2 और 3 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल। और अबव पॉवर्टी लाइन को मिलेगा 4 रुपये गेहूँ 6 रुपये चावल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंट्रोड्यूस्ड 1 kg राइस फॉर 1 रुपी स्कीम? 1 किलो चावल 1 रुपये का। ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया था तमिलनाडु ने। ये भी पुराना है, 2008 में इन्होंने शुरू किया था। लेटर ऑन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, इन्होंने भी सिमिलर स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की थी। इंडिया इज होम टू लैक्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। वॉट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ? सो फ्री स्कूल, इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे हैं। ठीक है, लैक्स ऑफ पर्सन जो हैं वो अभी डिसेबल्ड हैं। उनके लिए क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं अंडर द लॉ? ठीक, फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप द बिजनेस मिलता है। रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, तो उनके लिए रैम्स होनी चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेज, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे उनके लिए रैम्प अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो सारे ही इसमें हो जाएंगे। द एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, एज वेल एज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एज पर द सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द 2016 एक्ट, every child with benchmark disabilities between 6 to 18 years of age shall have the right to free education in a neighborhood school या फिर किसी स्पेशल स्कूल में ऑफ हिज चॉइस। As per the section 31 clause C of this act, 5% reservation in allotment of land on concessional rate shall be given to the person with benchmark disabilities। ठीक है, तो 5% का कंसेशन, 5% रिजर्वेशन मिलता है इनको, किस में? इन द अलॉटमेंट ऑफ लैंड। तो जो लैंड उसमें इनको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा और वो भी कंसेशनल रेट्स पे दिए जाएंगे, जो कि ऐसे लोगों को जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ किस लिए मिल सकता है? हाउसिंग के पर्पज़ के लिए भी मिल सकता है, मतलब रहने के लिए अपना शेल्टर बनाना है, हाउसिंग बनाना है, या फिर किसी तरीके का ऑक्यूपेशन आपको सेटअप करना है तो उसके लिए भी मिलेगा, बिजनेस, एंटरप्राइज वगैरह। तो जो भी आपको सेटअप करना है उसके लिए आपको इसमें कंसेशन मिलेगा और 5% रिजर्वेशन भी अलॉट होगा। एज़ पर द 1995 एक्ट, ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, देखिए ये तो दोनों हमने बात की, जो एजुकेशन की बात की और ये बात की, ये 2016 के एक्ट में इन्होंने दिए हुए हैं। और 1995 के एक्ट के हिसाब से जितने भी प्लेसेस हैं पब्लिक यूटिलिटी के, उनको बैरियर फ्री बनाया जाएगा, जिससे कि इन लोगों को आने जाने में आसानी हो। ठीक है, मतलब अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो नहीं चल पा रहे हैं तो उनके लिए एटलीस्ट रैम्प की सुविधा हो, राइट, कि उनको ऊपर लेके जाया जा सके ईजिली और उनको लेके आया जा सके, तो इसलिए रैम्प्स भी बनवाए जाएँ। सो एज पर द 1995 एक्ट, ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी शेल बी मेड बैरियर फ्री। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द रैम्प्स। While according to section 45 clause 1 of the 2016 act, जितनी भी existing buildings हैं shall be made accessible in accordance with the rules formulated by central government within a period of 5 years from the date of notification of such rules। और 16 के एक्ट में ये लिखा हुआ था कि ठीक है, अगर आप जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें तो आप चलो आप कर रहे हो उस हिसाब से, लेकिन अगर उसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं और वो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं तो उसमें ये अगले 5 साल में ये सुविधा मिल जानी चाहिए। ठीक, तो ये 2016 के एक्ट से आया था। नेक्स्ट, सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद डिसेबल्ड पर्सन, चाइल्ड हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट या अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। तो ये सुगम्य भारत जो है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये डिसेबल्ड पीपल के लिए है। सो इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च इन 2015 बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वन सेकेंड,
बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़ DEPWD ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस लिए? यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। सुगम्य भारत अभियान फोकसेस ऑन डेवलपिंग एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सुगम्य भारत अभियान का मेन फोकस किस पे है कि जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड हो। भाई क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई किसी वजह से उनके किसी के शरीर में जो भी कमी है, तो उसकी वजह से वो जाने से कतराते हैं कि पता नहीं वहाँ तक उनकी एक्सेस हो पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो वो उसकी जो उनको फिज़िकली जिस वजह से भी वो चैलेंज है, उसकी वजह से उनके आगे के काम ना रुकें जीवन के। तो इसका इस पे ध्यान दिया गया था सुगम्य में कि भाई उनके लिए जितने भी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो जहाँ भी नॉर्मल पीपल जा पा रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी कम ना हो। तो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिले, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको एक्सेसिबल मिले, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इकोसिस्टम हो उनके लिए। तो ये इसके लिए सुगम्य भारत या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था 2015 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना। संगम योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो संगम रीजन है इलाहाबाद का, ऑलराइट, जो संगम रीजन है इलाहाबाद का, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए टूरिस्ट के लिए। सो ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1996 को। इस स्कीम के अंतर्गत रूरल एरियाज डिसेबल्ड पर्सन ये आर ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप नेम्ड संगम, एंड एवरी ऑर्गेनाइज ग्रुप इज गिवन एन असिस्टेंस ऑफ 15,000 फॉर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो डिसेबल्ड पर्सन को ऑर्गेनाइज किया गया किसी एक ग्रुप में जिसका नाम संगम दिया गया, और हर ऑर्गेनाइज ग्रुप जो था उसको 15,000 रुपये दिए गए असिस्टेंस के लिए, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है और इसका जो आंसर मार्क किया है इन्होंने, वो अलग अलग है। लेट अस चेक बिकॉज आई हैव नो आइडिया, इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्कीम। आई थिंक एक सेकेंड, हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद उसमें भी कुछ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना इज़ टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप पर्सन। जी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हैंडीकैप लोगों के लिए बात है और इसमें इन्होंने संगम एरिया के लिए बात की थी, इलाहाबाद के। सो ओके, आई थॉट इट वाज यूपी स्पेसिफिक, तो मे भी हो सकता है। इसका आंसर होना चाहिए बी, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन। सो संगम योजना लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1996 1996 को। इस स्कीम के अंदर रूरल एरियाज़ में डिसेबल्ड पर्सन को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ग्रुप में जिसका नाम संगम है। संगम रखा जाएगा और हर ऑर्गेनाइज ग्रुप को 15,000 दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना इज़, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन। अब देखिए ये 2021 में पूछा गया है, तो बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, और ये जो पूछे गए हैं, ये स्कीम आई थी 1996 में। संकल्प प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इरेडिकेशन ऑफ, संकल्प किस लिए है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द इरेडिकेशन ऑफ HIV और एड्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। संकल्प प्रोजेक्ट ये HIV एड्स के इरेडिकेशन के लिए, ये प्रोजेक्ट जॉइंटली ऑपरेट किया गया है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एंड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। अ विलेज इन द प्लेन एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इफ़ इट्स पॉपुलेशन इज़ मोर देन। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड से कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही थी हेडक्वार्टर्स तक। तो ये बोल रहे हैं कि विलेज इन द प्लेन एरिया, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है उसका? तो उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए 500। ठीक है, प्लेन एरियाज़ में 500 पर्सनस एंड अबव इन प्लेन एरियाज़, और अगर हिली एरियाज़ की बात करेंगे तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 250 लोगों की होगी, 250 पर्सन एंड अबव। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, इन द ईयर 2000, बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके टाइम पर। और ऑब्जेक्टिव इसका था टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, किसके लिए? टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इन द रूरल एरियाज़ जिनकी पॉपुलेशन 500 या उससे अबव हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिली स्टेट्स, डेजर्ट स्टेट एंड ट्राइबल एरियाज़। ऑब्जेक्टिव है कि टू कनेक्ट द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन जिनकी पॉपुलेशन 250 से ज़्यादा हो, 250 और मोर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज़ और आर
कनेक्टिंग विलेजेस टू मेन रोड्स, कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्क्रीट रोड्स, तो दोनों ही हैं, कॉन्क्रीट रोड्स बनानी है और मेन रोड से उनको जोड़ना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज to augment road connectivity and provide food grains to the poorest of poor at cheaper rates, to facilitate patrolling of the area, to prevent the misuse of electricity by unauthorized person, to मतलब ये बोल रहे हैं कि पेट्रोलिंग करवाई जाए जिससे कि रात में कोई लाइट वाइट जला रहा तो उसे बंद करवा दिया जाए. टू हेल्प द पुलिस टू रीच द प्लेस ऑफ क्राइम मोर स्विफ्टली टू कंट्रोल स्पर्ट इन इट, टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस. देखिए पुलिस तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन टीवी सीरियल्स हमेशा काम होने के बाद ही आती है, तो अगर ये इसके लिए आ जाए तो फिर सीरियल्स में दिखाने क्या दिखाएंगे बेचारे. सो लास्ट आप देख लीजिए कि डेवलप कम्युनिटी लाइफ ना इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड विद द रोड. सो उनके अंदर एक कम्युनिटी लाइफ डेवलप हो पाए, उनकी रीच हो पाए, रोड की कनेक्टिविटी की वजह से उनको इश्यूज़ ना आए जीवन में, उसके लिए ये शुरू किया गया था. ठीक. बजट ऑफ 2001-2 हैज़ अलोकेटेड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अ सम ऑफ रुपीज़. तो उस समय बजट इसके लिए अलोकेट हुआ था 2500 करोड़, 2500 करोड़ का. सो इट इज़ कंटिन्यूइंग विद द since December 25, 2000, the budget 2001-2 has allocated rupees 2500 crore for this scheme. In the financial year 21-22, rupees 15,000 crore has been allocated for PM GSY. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एम्स एट. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का एम क्या है? मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स. ठीक है. तो ग्रामोदय मतलब ग्रामों का उदय करना, विलेजेस का उत्थान करना, डेवलपमेंट करना. कैसे करेंगे? उनकी रूरल नीड्स को केटर करके, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स, ये सब इनके एम थे. एलिवेटिंग द पॉवर्टी थ्रू माइक्रो फाइनेंस नहीं. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ये मेन एम नहीं था. स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज, ये भी इसके अंतर्गत मेन एम नहीं था. सो ये लॉन्च हुआ था सन 2000 में, इन द ईयर 2000-2001, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. तो गाँव में रहने वाले लोगों के लिए इम्प्रूव किया गया, ये स्कीम लाई गई थी. दिस स्कीम फोकसेज ऑन द क्रिएशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन 5 क्रिटिकल एरियाज. ठीक है. तो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये बनाया गया था. किस में? 5 क्रिटिकल एरियाज़ में. कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज़ हैं वो? हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स. ठीक है. कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना. अभी हमने भारत निर्माण भी देखा, वो मार्च में लॉन्च हुई थी, हालांकि उससे पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं. फिर ग्राम सड़क योजना, ये स्पेसिफिकली सड़क के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने सड़क के लिए डिमांड किया. सो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च्ड फॉर अ, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से काफ़ी सारी कनेक्टिविटीज़ हुई. इनकी वजह से कितनी हुई, नो आइडिया, बट दैट गेव एन इम्पिटस एक्चुअली टू द सराउंडिंग एरियाज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कोऑपरेटिव मूवमेंट, MK Gandhi, Etava pilot project, Albert Mayer, Grow More Food campaign, Jawaharlal Nehru, and sewerage program, Vinoba Bhave. So which of the following is correctly matched is being asked. The second one is correctly matched, Etava pilot project by Albert Mayer. So this project was conceived and born in 1947, 1947 में, by the Lieutenant Colonel Albert Mayer of USA, who came to India with the American forces in 1944. ठीक है. तो ये जो आइडिया था स्टार्ट करने का अबाउट द, देखिए अब ये जो बात कर रहे हैं हम जिस प्रोजेक्ट की, वो 1947 का है. अब ये क्या हो जाएगा ना, ये स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा. इस तरीके की चीज़ें स्टैटिक में आ जाती हैं कि वो आफ्टर अ वाइल वो कभी, अब 2016 में इसको पूछा गया है. ये कोई रेगुलर माउथ पब्लिसिटी क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं जनरली नहीं सुना होगा. वो भी खासकर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हैं, यूपी के इटावा पायलट प्रोजेक्ट. ठीक है. बाकी जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं दिए हुए हैं. तो इसको फिर आपको याद ही करना पड़ेगा. आप ये बोलिए कि इस तरह के, देखिए ये दिस इज़ ओनली द इसको हम बोलते हैं कि हम कैसे ढूंढें कुछ चीज़ें जो हो जाती, आप
कि क्या स्टैटिक में हमको रखना है, कैसे ढूंढें उन चीज़ को, तो वो पर्टिकुलरली आई थिंक ये होती हैं कि इनको आप पढ़ते रहिए 2-3 बार, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे यूपी स्पेशल के लिए या किसी के लिए भी, अगर कहीं आ जाता है पढ़ते रहिए, नहीं आ रहा है देन ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप छोड़ दीजिए. आई वुड सजेस्ट इफ़ यू नो द आंसर देन इट इज़ ओके. एंड बट आई थिंक 100% में से कुछ ही परसेंटेज होगा जिसको ये पता होगा, और बाकी जनरली हम जो जिसकी माउथ पब्लिसिटी नहीं होती है जिन चीज़ों की, वो हमें उतना ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट सुना तो हो. माउथ पब्लिसिटी का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपने सुना हो सकता है आंसर ना पता हो, दैट इज़ ओके, बट आपने सुना हो. बट ये इस तरीके की चीज़ें जनरली नहीं सुनी होती हैं. तो अगर ऐसा आ रहा है एंड इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट, प्लीज़ गो अहेड. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट और नेगेटिव मार्किंग है, देन आई वुड सजेस्ट टू जस्ट leave these kind of question. All right, so this is one of them. Which of the following is correctly matched? Cooperative movement, MK Gandhi, Etava pilot project, Albert Mayer. ये सही है. अब ये जो आइडिया था Etava pilot project का, ये कंसीव किया गया था, इट वॉज बॉर्न इन 1947 एंड लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर, ये कहाँ के थे? यूएसए के थे. अभी इंग्लैंड के भी नहीं थे, यूएसए के थे, जो कि इंडिया आए थे अमेरिकन फोर्सेस के साथ. कब आए थे? 1944 में. ये इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनेटर थे. क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको? इट वॉज पुट इन टू एक्शन विद हेडक्वार्टर्स एट महेवा विलेज इन सितंबर 1948. तो ये प्रोग्राम को एक्शन में लाने के लिए इन्होंने एक हेडक्वार्टर भी इसका सेटअप किया महेवा विलेज में सितंबर 1948 में. पहले फॉर 64 विलेजेस, जो फर्स्ट 64 विलेजेस विच वर देन इंक्रीज टू 97, इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर हुए थे. इन दिस प्रोजेक्ट मेजर एम्फेसिस दिया गया था ऑन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन by the use of green manure and better seeds, adult education, reactivation of saline soils, and cottage industries development. Other options are not correctly matched. अब देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट इसके पीछे कुछ तो हिस्ट्री रही होगी कि वाई ही स्टार्टेड. ऑल्दो हमारे ऊपर तो इंग्लैंड राज कर रहा था, तो ये अमेरिकन क्यों आया, तो वो हिस्ट्री में भी अगर आपको अंदर से क्यूरियोसिटी है तो आप देख सकते हैं. अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट वांट, यू कैन जस्ट लीव इट. Right. Next, the pilot project for rural development was started in which year? So it was started in 1948. इटावा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे. सो मेहेवा विलेज में स्टार्ट हुआ था, अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको. और एल्बर्ट मेयर. द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड .4 प्रोग्राम ऑफ यूएसए, इसने हेल्प प्रोवाइड किया था इस प्रोजेक्ट को. दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना इनॉग्रेटेड फॉर. दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना किस लिए इनॉग्रेट हुई थी? अब ग्राम ज्योति की बात हो रही है तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगी. रूरल एजुकेशन, ओके. आंसर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए स्टार आंसर है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल कल्चरल कंज्यूमर्स इन रूरल एरियाज रैशनली. ये जो स्कीम है इनॉग्रेट हुई थी पटना में by the Prime Minister on 5th July 2015. थ्रू दिस स्कीम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, बैंकिंग वगैरह इम्प्रूव किए जाएंगे, और ये रूरल एम्पावरमेंट में हेल्प भी करेगा. द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अ रूरल वर्क प्रोग्राम, वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये एक रूरल वर्क प्रोग्राम है. कहाँ स्टार्ट हुआ था पहली बार? तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 15 पॉइंट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी. एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज सैंक्शन अंडर द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 28 मार्च 1972. ठीक है, 28 मार्च 1972 को ये स्टार्ट हुआ था. स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था एंड इट वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन एंड देयर बाय सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी. अब ये पूछा क्यों गया IAS 1993 में? क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट हुआ था, मतलब एक इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही, खासकर कहाँ पर? रूरल वर्क प्रोग्राम में. तो इस तरीके का प्रोजेक्ट सबसे पहले कौन से स्टेट ने शुरू किया था? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है. द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम एनविसेजेस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एरियाज फॉर गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है रूरल एरियाज़ को फॉर गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट. कितने लोगों के लिए? अब ये अगेन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसने ये देगा 1 मैन एंड 1 वुमेन इन अ रूरल फैमिली. ओके, देखिए ऑप्शंस में क्या दिया. 50% ऑफ द मैन एंड वुमेन जो कि जॉब सीख कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में.
50% ऑफ द मैन ओनली, पहले था मैन एंड वुमेन पहला ऑप्शन, दूसरा था 50% ऑफ मैन ओनली, ये भी नहीं है। तीसरा है 1 मैन एंड 1 वुमेन इन रूरल फैमिली जो कि बीपीएल से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड बीपीएल से नीचे नहीं, मतलब जो बीपीएल में है, बीपीएल को ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन ही बोलते हैं। देन 1% इन रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखिए इसमें होगा सी ऑप्शन, 1 मैन एंड 1 वुमेन, एक मेल और एक फीमेल को दिया जाएगा ये। सो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1993 को। और देखिए ये क्वेश्चन भी 93 में पूछा गया था, क्योंकि वो किसी स्टेट ने शुरू किया था और इसी साल सेंट्रल ने आई थिंक ये लॉन्च किया है ऑन 2 अक्टूबर 1993। किस लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन 1778 आइडेंटिफाइड बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हाँ, तो ये स्टेट इसीलिए क्वेश्चन उस टाइम पे जब सेंट्रल ने इसको लॉन्च किया तो इसीलिए लाइमलाइट में आया होगा कि पहली बार ऐसा स्टेट कौन सा था जिसने लॉन्च किया था सेंटर से पहले। ठीक है, तो लेटर द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू द रिमेनिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री इन अ फेस्ड मैनर। EAS जो है इट वुड बी ओपन टू ऑल एडल्ट रूरल पुअर जो कि हु आर इन नीड ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम ऑफ 2 adults per family, generally expected number of adults in a family, 1 man and 1 woman who would be provided wage employment when there is demand during the lean agricultural season which is subject to, और उसमें भी क्या है कि अगर फंड्स अवेलेबल होंगे तो। ठीक है, तो सारी इन्होंने डिस्क्लेमर्स लगा दिए कि 1 मैन एंड 1 women जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एडल्ट माने जा रहे हैं किसी फैमिली का। दूसरा क्या है कि जब डिमांड होगी, कब डिमांड होगी? लीन एग्रीकल्चरल सीजन में, और वो भी तब होगा जब इनके पास फंड्स अवेलेबल होंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज़ नॉट फॉर रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी नहीं है? तो देखिए क्राई नहीं है बिकॉज इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। बाकी ट्राइसम की बात करें तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन IRDP इज़ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। JRY इज़ जवाहर रोजगार योजना। CRY जो है वो है चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो ये एक NGO है जो कि बच्चों के अधिकारों के प्रति समर्पित है, उनके लिए काम करता है। और बाकी जो हैं वो तीनों ही रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स: EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, JRY जवाहर रोजगार योजना, एंड RLGMP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। करेक्ट क्रोनोलॉजी आपको इसकी बतानी है कब कब ये आई हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो EAS था वो तो अभी हमने पढ़ा 93 में आया था, देख ही लेते हैं इसमें सही। 1993 वाला तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। उसके बाद RLEGP ये आया था 1983 में, और ट्राइसेम 1979 में। तो बहुत पुरानी स्कीम्स हैं ये सारी। सबसे पहले आ जाएगा ट्राइसेम, उसके बाद RLEGP, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो सबसे लेटेस्ट इसमें जो है वो 1993 वाली थी। सो ये जो ट्राइसेम है ये स्टार्ट हुई थी अगस्त 1979 में। इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? टू ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ, कितने से कितने एज ग्रुप के लिए? 18 से 35 साल, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1983 को, फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू रूरल लैंडलेस पीपल। जवाहर रोजगार योजना was started in April 1989 with the integration of National Rural Employment Program NREP and Rural Landless Employment Generation Program RLGEP। तो जवाहर रोजगार योजना जो था वो NREP और RLGEP को मिला के किया गया था। और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को। एम क्या था इसका? प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एडल्ट्स अफेक्टेड फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट देना। ट्राइसेम इज़ अ प्रोग्राम ऑफ, तो ट्राइसेम किसका? अब हमने देख ही लिया है, ये रूरल यूथ के लिए है। तो रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1979 में, और इसको मर्ज किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब? 1999 में, 20 साल बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम? देखिए
MRTP नहीं है। MRTP क्या होता है? मोनोपलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये ट्रेड प्रैक्टिस है। सो ये MPT जो सॉरी एंटी पॉवर्टी नहीं है। बाकी RLGEP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये एंटी पॉवर्टी मतलब एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। बाकी MRTP की अगर बात करें तो ये इनेक्ट हुआ था 1969 में। किस लिए? टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज एंड टू प्रोहिबिट द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये क्रिएट हुआ है किसके अंतर्गत? ये नाबार्ड के अंतर्गत हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF इन नाबार्ड इन 1995-96। इनिशियल कॉर्पस इसका है 2000 करोड़ रुपए का विद एलोकेशन ऑफ 40,490.95 करोड़ 2021-22 के लिए अंडर द RIDF। क्या पढ़ते हैं इसको? 27। The cumulative allocation has reached rupees 4,18,410.52 crore including 18,500 crore under the भारत निर्माण। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें कि 2021-22 के RIDF की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि शुरू किया गया था, क्रिएटेड अंडर नाबार्ड, एलोकेशन इसका रहा 2021-22 में 40,490.95 करोड़ का, और क्यूमुलेटिव एलोकेशन जो पहुंच गया था वो 4 लाख के आसपास पहुंचा था। एट प्रेजेंट 37 एलिजिबल एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं RIDF में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। एलिजिबल एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। क्या क्या एलिजिबल एक्टिविटीज़ के क्राइटेरियाज हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड रूरल कनेक्टिविटी। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में, फिर सोशल सेक्टर में, और रूरल कनेक्टिविटी। रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर आर द पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वाइल रूरल इंडस्ट्रीज रिलेटेड एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम अंडर RIDF? कौन सा प्रोग्राम नहीं है? देखिए, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज नहीं है। Which of the following organization administers finances of rural infrastructure development fund? तो ये नाबार्ड करता है। जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस कब हुई थी? मतलब कौन से प्रोग्राम प्लान में इंट्रोड्यूस हुई थी? तो देखिए 1989 में हुई थी। अब 1989 में कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, प्लान चल रहा था? इनमें से 6, 7, 8, 7th प्रोग्राम वॉज रनिंग। सो 1985 से 1990 तक था 7th का। बाय मर्जिंग द NREP एंड RLEGP ये इसने रिप्लेस किया। ओके, और ये जो स्कीम है जवाहर रोजगार योजना 1989 वाली, इसको 10 साल बाद रिप्लेस कर लिया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ने 1 अप्रैल 1999 में, और ये बाद में जाके मर्ज होती है 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना? सो ये लॉन्च हुई थी ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नहीं, आपको ट्रू बताना है। अब देखिए, जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टरशिप तो थी नहीं, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1983-84 में, आई गेस। इट एम्स एट क्रिएटिंग 1 मिलियन जॉब्स एनुअली, ये भी नहीं था। टारगेट ऑफ GRY आर द अर्बन पुअर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, रूरल पुअर। अंडर द स्कीम 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज रिजर्व फॉर women। ट्रू। सो GRY स्टार्ट हुआ था विद इफेक्ट from 1st April 1989 on 80-20 cost sharing basis between the center and the state. Main objective इसका था additional gainful employment for unemployed and underemployed person in rural areas. Other objective क्या था? was the creation of sustained employment by strengthening the rural economic infrastructure as well as the assets in favor of rural poor for their direct and continuing benefits. Though the people below the poverty line were the target group for employment, the preference was to be given to the scheduled caste, tribes and free bonded laborers. 30% जो employment opportunities थी वो रिजर्व की गई थी women के लिए in the rural areas, and ग्राम पंचायत were to be involved in the planning and implementation of the program. तो ग्राम पंचायत इन्वॉल्व होनी चाहिए बिकॉज रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बेसिकली वो देख रहे हैं, सो इनकी इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम रोजगार योजना इज टू, क्या करना है इसका काम? एम्प्लॉयमेंट देना है यूथ को इन रूरल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी अनएम्प्लॉयड के लिए,
स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ही, तो सारे ही इसमें हो जाएंगे। मेन एम्फेसिस ऑफ जवाहर रोजगार योजना इज ऑन, मेन एम्फेसिस किस पर है? एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, क्रिएशन ऑफ लेबर ओरिएंटेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एरियाज एंड ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए बी होगा इसका, क्रिएशन ऑफ लेबर ओरिएंटेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट in the rural areas. So B would be the answer. Which of the following pairs is not correctly matched? TRISEM August 1979, NREP October 1980, जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1995, देखिए 1989 में आया था ये, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये सही है। तो ये बाद में इसमें मर्ज हो गया था, फिर इसके बाद 2001 में एक स्कीम आई थी संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार, उसमें इसको मर्ज किया गया था। सो सी इज़ रॉन्ग, इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 April 1989 by merging the two erstwhile NREP and RLGEP, and pairs of other options are correctly matched. The main aim of IRDP program is to provide the employment to the households living below the poverty line in rural areas. IRDP को लॉन्च किया गया था इन अ स्मॉल वे 1978-79 टू डील विद द डायमेंशंस ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो जो रूरल पॉवर्टी थी कंट्री में, उससे डील करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये एक्सटेंड की गई थी सारे ही ब्लॉक्स में इन द होल कंट्री, मतलब सारे ही ब्लॉक्स में इसको एक्सटेंड किया गया था। एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड, इसको पूरे देश में लॉन्च किया गया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1980 को। मेन एम जो था IRDP का क्या था? वॉज टू रेज द लेवल्स ऑफ BPL फैमिलीज इन रूरल एरियाज अबव द पॉवर्टी लाइन ऑन अ लास्टिंग बेसिस ऑफ गिविंग देम इनकम जनरेटिंग एसेट्स। तो जो पुअर फैमिलीज हैं उनको इनकम जनरेटिंग एसेट्स मिले। BPL और APL दोनों ही हैं, लेकिन APL ऑन द लास्टिंग बेसिस ऑफ गिविंग देम इनकम जनरेटिंग एसेट्स, ठीक है। प्रोग्राम कवर्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, किस किस को कवर किया था? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड रूरल क्राफ्टमैन एंड आर्टिसन, एंड वर्चुअली ऑल फैमिलीज ऑफ अबाउट 5% विद एन एनुअल इनकम बिलो 3500। तो वो सारी फैमिलीज जिनमें कि एनुअल इनकम 3500 से कम है और लोग रहने वाले हैं अराउंड 5। इट वॉज मर्ज्ड इन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सिंस 1 April 1999। When was IRDP program started? So it was started in 1980. Which of the following program is not included in the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? इसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में? One second. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। इसको रिप्लेस किया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ने, और जो कि बाद में संपूर्ण, देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत बताया था, आई वॉज कन्फ्यूज। ये इसमें मर्ज नहीं हुआ था, ठीक है। ये 99 में दूसरी स्कीम आई थी, उसके साथ मर्ज हुआ था, नॉट विद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अब देख लेते हैं। हाँ, आई वॉज जस्ट करेक्टिंग दिस बिकॉज इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो वो बताना ज़रूरी है। सो दिस वॉज नॉट मर्ज इन दिस वॉज माई मिस्टेक। एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं वो देखते हैं। सो ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 99 में, और इसमें आता है आपका IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम, DWCRA डेवलपमेंट ऑफ women and child in rural areas, Million Wealth Scheme MWS, supply of improved toolkits to rural artisans SITRA, एंड गंगा कल्याण योजना GKY।
तो ये 6 जो स्कीम्स थी ये इसमें इंक्लूडेड थी, IRDP, ट्राइसेम, DWCRA, MWS, सित्रा और GKY। द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, the then existing 6 programs have been merged under it. Emphasis on adopting group method, makes effort to improve the skills of selected self-employed, focuses on uplifting the rural youth above the poverty line। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें 6 इसकी प्रोग्राम्स मर्ज किए गए थे, हमने देखे अभी ऊपर। ग्रुप मेथड को अडॉप्ट करने पे फोकस था इनका। देन मेक एफर्ट टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द सिलेक्टेड सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल। उसके बाद फोकस ऑन अपलिफ्टिंग द रूरल यूथ अबव द पॉवर्टी लाइन, ये भी सही है। तो इसमें से आपके सारे सही हो जाएंगे, ऑल द 4। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये स्टार्ट हुआ था April 1, 1999 से, आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग द अर्स्टवाइल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स 5 एलाइड प्रोग्राम्स, ट्राइसेम, DWCRA, सित्रा, GKY, MWS। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो भी असिस्टेड BPL फैमिलीज़ हैं, वॉज टू ब्रिंग द असिस्टेड BPL फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, उनको अबव पॉवर्टी लाइन लेके आना। कैसे लेकर आएंगे? दे विल इंश्योर द अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द इनकम, तो धीरे धीरे उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। SGSY ने एम्फेसाइज किया था ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल पुअर टू इनेबल देम टू ऑर्गेनाइज इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। साथ ही साथ कोशिश ये थी कि वो ऑर्गेनाइज हो पाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ट्रेनिंग मिल पाए उनको इन ग्रुप प्रोसेसेस एंड स्किल डेवलपमेंट हो पाए, जहाँ पे जो कि एक इंटीग्रल पार्ट था SGSY का। प्रोग्राम का एम था कि एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश हों रूरल एरियाज़ में, विच वर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पुअर एंड द पोटेंशियल ऑफ ईच एरिया। देखिए हर एरिया का अपना एक पोटेंशियल होता है। लेट्स से कि किसी ट्राइबल एरिया में इसको खोल रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मतलब जहाँ पे बांस का काम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप बोल देंगे कि नहीं भाई खेती करो, उनको वही काम अगर ज़्यादा अच्छे से आ रहा है परिपक्वता से, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एबिलिटी, पहली बात तो कि अगर वो बांस से बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स बना सकते हैं तो वो हमें फोकस करना है। साथ ही साथ उस एरिया का पोटेंशियल भी वो है क्योंकि वहाँ इजीली मिल जाएगा उनको, वो स्किल है उसको कैसे बनाना है। ठीक है, कहीं कोई टॉयज़ बन रहे हैं, कहीं बीड़ियाँ भी बन रही हैं, ऑल्दो नॉट गुड फॉर हेल्थ बट बन रही हैं। ठीक है, कहीं खेती हो रही है, कहीं धान की खेती ज़्यादा हो सकती है, कहीं किसी और तरीके का एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। ठीक, तो ये सारा उस जगह की पोटेंशियल और उन लोगों की पोटेंशियल दोनों के हिसाब से ये किया जाएगा। सो ये हो गया आपका। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? 99 में स्टार्ट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रीस्ट्रक्चर किया गया था। देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जून 2011 में। इसमें इन्होंने जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था उसको रीस्ट्रक्चर किया। NRLM ने पूरी तरह से रिप्लेस किया SGSY को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। तो पूरी तरीके से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इस रिप्लेस कर दिया गया 2011 में। NRLM को रीनेम किया गया डे NRLM, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM 29 मार्च 2016 से। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? फॉर प्रमोटिंग द पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर पुअर, particularly women, and enabling these institutions to access a large range of financial services and livelihood services। ठीक है, तो ये था इसका एम NRLM का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर? कैसे करेगा? बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स इन रूरल एरियाज, by strengthening the self-help group and provide skill and development, by supplying the seeds, fertilizer, diesel pump sets and micro irrigation equipment free of cost to the farmers। तो देखिए इसकी तो कोई बात हुई नहीं है।
रही बात पहली कि बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो भी इतनी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको मजबूत बनाया जाएगा और इनको स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी। तो NRLM डे NRLM का जो एम है, इट इज़ क्रिएटिंग एफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स ऑफ द रूरल पुअर by strengthening the self-help groups and providing skill development to enable them to increase the household income through sustainable livelihood enhancement, also improved access to financial services. NRLM has set out within um, NRLM has set out with an agenda to cover 7 crore rural poor households through self-management SHGs and federated institutions. This objective is to reduce the poverty by enabling the rural poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis. Which of the following pair is not correctly matched? Industrial finance, SIDBI, social security measures, Bharat Nirman, rural credit, NABARD, rural infrastructure. दिस इज़ SJSRY। तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच क्या है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो ऑब्जेक्टिव था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का था, वो था गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना अर्बन एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड को। ये स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं थी, बाकी तीनों सही है। स्कीम्स ऑफ अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस, urban micro enterprises, urban wage employment and housing and shelter upgradation are the parts of, तो ये नेहरू रोजगार योजना के पार्ट्स हैं। In order to elevate the condition of a poor, a centrally sponsored scheme नेहरू रोजगार योजना भी शुरू हुई थी 7th 5-year प्लान के एंड पे ही 1989 अक्टूबर में। देखिए JRY जवाहर रोजगार योजना, JRY वो भी 1989 में, नेहरू रोजगार वो भी 1989 में। The NRY consisted of 3 schemes: Scheme of Urban Micro Enterprises, Scheme of Urban Wage Micro Employment, SUVE, and the Scheme of Housing and Shelter Upgradation. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विच केम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम 1 दिसंबर 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1 दिसंबर 1997 को लेके आई गई थी, विच एम्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पुअर बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं होगा, नेहरू रोजगार योजना, वन सेकेंड, नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। इसमें से क्या नहीं होगा, तो इसमें से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना नहीं होगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 1997 को और 3 स्कीम्स इसमें सब्स्यूम हुई थी। नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना वॉज नॉट इंक्लूडेड इन इट, इसमें नहीं थी। की ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, SJSRY का, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का, कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना, किसको देंगे, अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड यूथ को, through the setting of self-employment ventures or provision of wage employment. It also provides supporting skill development and training programs to enable the urban poor have access to employment opportunities opened up by the market or undertake the self-employment. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आई थी 2001 में। स्वर्ण जयंती आपको पता है
1999 में, रोजगार गारंटी योजना 2006 में, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में, सन 2000। सो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना इन द ईयर 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार गारंटी योजना 2006 एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इन द ईयर 2000। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. List 1, list 2, प्रोग्राम्स एंड ईयर स्टार्टिंग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अभी देखा आपने 99 में आया। शहरी रोजगार योजना 1997 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? जनश्री बीमा योजना इन द ईयर 2000, नॉट करेक्टली मैच बताना है, ये सही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, मनरेगा 2003 या एमजी नरेगा 2003 एंड आम आदमी बीमा योजना 2007। तो देखिए जो मनरेगा था वो 2005 में आया था, मतलब नरेगा था उस समय, वो नरेगा एक्ट के हिसाब से 2005 में आया था। बाकी आम आदमी बीमा योजना 2007 में ही आया था। तो इसको 2 फरवरी 2006 को ये फोर्स में आया था, 2005 में इसको गारंटी एक्ट ये के तौर पे आया, और उसको रीनेम किया गया एमजी नरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड? रमसा सॉरी एमजी नरेगा, एनआरएलएम, आरएमएसए और स्टेप एसटीईपी। ठीक है, तो रमसा क्या, आरएमएसए क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। तो ये तो है एजुकेशन के लिए, और बाकी तीनों जो हैं वो ट्रेड और बेसिकली आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये पास हुआ था 2005 में। तो ये जो इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था 2005 में, एक्ट वाज नोटिफाइड ऑन सितंबर 7, 2005 एंड फोर्स में ये आया था 2006 में। और 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 2009 को एक अमेंडमेंट पास हुआ, और इसमें इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को चेंज किया गया नरेगा से मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा को इम्प्लीमेंट भी किया गया 200 डिस्ट्रिक्ट में वैली फेज में विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2006 एंड एक्सटेंडेड सब्सिक्वेंटली टू एडिशनल 113 एंड 17 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 330 डिस्ट्रिक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2007 एंड मई 2015-2007 रिस्पेक्टिवली। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो इसमें आ गई थी 1 अप्रैल 2008 को। करेंटली जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंटेड है 644 डिस्ट्रिक्ट्स में विद अ सब्सटेंशियल रूरल पॉपुलेशन। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, National Rural Employment Guarantee Scheme नरेगा launched initially in 200 districts in the budget for 2007-8 it was proposed to extend to, तो इसको उस समय एक्सटेंड करने के लिए कितनी बात हुई थी, लेट्स सी। सो 330 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर बाद में एक्सटेंड करके 330। वाज लॉन्च थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम विच डेट? तो दो was launched throughout the country from 1/4/2008। Why? ओके, देखिए नरेगा लॉन्च हुआ था थ्रू आउट द कंट्री, ये पूछ रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, इनिशियली थ्रू आउट द कंट्री नहीं हुआ था। इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 113, फिर 17, फिर टोटल 330 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे। और 1 अप्रैल 2007 और 15 ठीक है हो गए थे। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो इंक्लूड कर दी गई थी 2008 में। सो थ्रू आउट द कंट्री हो गया था 1 अप्रैल 2008 को। नरेगा वॉज रीनेम्ड मनरेगा ऑन, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? टू बिल्ड द असेट्स टू
ensure the micro irrigation, water management, enhance the rural income. So इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, ये इसका एम क्या था? एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज. कैसे? उनको 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देके इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अ रूरल हाउस होल्ड जिसके एडल्ट मेंबर्स जो थे दे वर वॉलंटियर टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. मनरेगा ऑल्सो कम्स ऑल्सो एम्स टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स वगैरह in rural areas and to encourage the micro irrigation and water management. मनरेगा is different from other employment program क्योंकि ये legal right देता है employment का because it was passed as an act, so it gives the legal right. National Rural Employment Guarantee Program is different from other employment program because it is also implemented in urban areas. It provides guaranteed of 200 days of employment. देखिए 100 दिन का दिया था. It प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 month ऑफ एप्लीकेशन. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का आपको मिलेगा. इट इज़ नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट स्कीम बट ऑल्सो अ लीगल लॉ. तो ये इसके लिए सही हो जाएगा. ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लीगल लॉ भी आप अधिकार के तौर पे इसको मांग सकते हो. अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नंबर ऑफ डेज फॉर विच एम्प्लॉयमेंट गारंटी ड्यूरिंग 1 year हैज़ बीन गिवन इज, तो ये है 100 days. टिक मार्क विच इज़ द इनकरेक्ट अबाउट नरेगा. दिस एक्ट स्पेल्स आउट द टाइप ऑफ वर्क विच वॉज परमिटेड. Like in other government program, transparency and accountability is also not possible in this program. नहीं, ये एक्ट के तौर पे है, इसमें सब रहेगा ट्रांसपेरेंसी. The act specifies the individual works but not only for the scheduled caste and scheduled areas below the poverty line, but only for the scheduled caste and scheduled areas below the poverty line. Okay. The guarantee of 0.274 year program during a year is possibly the most important feature of this act. Except the statement B, बाकी statements जो हैं वो true, they are true. Under this act there are sufficient provisions for transparency and accountability. In response, the corruption problem and to ensure those who need it, a number of transparency and accountability measures have been built to Narega, making Narega one of the India's most unique experiments in strengthening governance systems. Under this act जो employment guarantee है, it is being provided for 0.274 year. 0.274 ईयर का मतलब है कि आप उसको 365 दिन से डिवाइड करोगे तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट निकलता है. ठीक है. बजट एलोकेशन फॉर मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2009-10, तो ये था उस समय पे 39,000 करोड़. 2022-23 में 73,000 करोड़, ये लेटेस्ट है. 21-22 में भी 73 था और 2022-23 में भी 73 है. लेटेस्ट हमको देखना पड़ेगा. रिसेंट अनाउंस सेंट्रल बजट 2020-21, तो 2021 में था 61,500. डिक्रीज़ किया गया था इन कंपैरिजन टू द बजट 1920. इसमें तो इंक्रीज़ दिखा रहा है. So in comparison to the budget 2019, in recently announced central budget 2020-21, in which among the following budget allocation has been decreased. अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में बजट एलोकेशन कम दिखाया गया. तो आयुष्मान में कम हुआ था. सो मनरेगा, आयुष्मान मिड डे मील और नेशनल गंगा क्लीनिंग स्कीम. तो आयुष्मान में इसमें कम हुआ था. सो नाउ इसको नाम दे दिया गया पोषण स्कीम. From the above table, it is clear that in comparison to the union budget for 2019-20, budget allocation for Ayushman scheme को decrease किया गया in the budget 2021, while in the comparison of union budget 21-22, budget allocation for mid day meal scheme, जिसको पोषण अभियान भी बोल रहे हैं, पोषण स्कीम भी बोल रहे हैं, पीएम पोषण स्कीम, इसको डिक्रीज किया गया है बजट में. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट डज नॉट, तो नरेगा डज नॉट promote the inclusive growth,
ओके, क्या नहीं कर रहे? गारंटी 100 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू every adult member of a rural household. And okay, so next is enhances the livelihood security to rural household and guarantee wage employment. देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये बोल रहे हैं एवरी एडल्ट मेंबर। अब जो नरेगा में बोला गया था वो ये था कि जो वॉलंटियर करना चाहे, हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, उनको प्रोवाइड होगा। ठीक है। 163 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉलंटियर। मतलब कि मान लीजिए मेरे घर में 4 लोग हैं, तो इफ़ वन ऑफ देम इज़ नॉट रेडी टू वॉलंटियर, तो उसको तो नहीं वेज नहीं मिलेगा ना 100 दिन का। ठीक है, तो जो काम कर रहा है, जो वॉलंटियर कर रहा है कि भाई आई एम रेडी टू डू दिस, आई विल डू दिस, ठीक, और वो भी मैनुअल वर्क की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ मनरेगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पीपल, पे पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। रिडक्शन इन द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, नो। रिडक्शन इन द माइग्रेशन टू सिटीज़, हाँ, जो काम की तलाश में छोटे मोटे काम के लिए भी, अनऑर्गेनाइज के लिए भी, जिनको शहर आना पड़ रहा था और यहाँ आके खर्चे कम नहीं हो रहे थे, इनफैक्ट दे इंक्रीज बिकॉज दे हैज़ टू सेव समथिंग एंड गेट इट बैक टू द फैमिलीज ऑल्सो। तो ये दोनों हुए हैं। There is sufficient evidence to suggest that Manrega has contributed to increase rural wages everywhere and substantially increase in purchasing power of the rural poor, reduce the distress migration from traditional migration intensive areas, usage of barren areas for cultivation and empowerment of the weaker section and giving them a sense of identity and bargaining power. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डैश इज इंस्टिल इन टू द वास्ट मिलियन ऑफ वर्कर्स मैन एंड वीमेन हु एक्चुअली डू द जॉब अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस। तो ये किसकी वजह से हो पाया है? सो इट इज़ ड्यू टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। द above passage is related to community development. United Nation defines community development as a process जहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो एक साथ आते हैं और एक कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, साथ ही साथ कुछ सोल्यूशंस भी जनरेट करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था इंडिया के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, फोर्ड फाउंडेशन। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। Setting up of a self-reliant, economically and socially equitable social system has been the goal of community development program. Consider the following events and arrange these chronological order में इसको लगाना है। Launching of CDP Community Development Program 1952, recommendation of democratic decentralization, initiation of key village scheme and setting up of district rural development agency DRDA district level। देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर है C 3124 KVS, देन CDP, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और सेटिंग अप ऑफ DRDA। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1952 में, और ये एक मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम है जिसका एम क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना रूरल पॉपुलेशन का। 1957 में बलवंत राय मेहता ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रिकमेंड किया था। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट टू डेवलप द विलेज कैटल ऑन इफेक्टिव स्केल, इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ की विलेज स्कीम KVS इन 1950 ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान। KVS एक जनरल कॉम्प्रहेंसिव है स्कीम है विच वॉज ड्रॉन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैटल पॉपुलेशन। तो KVS जो किस लिए था, इट वॉज अ स्कीम ड्रॉन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली। कहाँ इन इंडिया, बाय एम्प्लॉइंग साइंटिफिक मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल। द सेंट्रल गवर्नमेंट established district rural development agency in 1980 as a body of professional to plan, monitor and evaluate rural development program। कहाँ पर, at district level। DRDA administration is
बेसिकली ये जो DRD एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 से। DRDA is the principal organ at the district level to manage and oversee the implementation of different anti-poverty programs of Ministry of Rural Development। ठीक है, 99 में हुआ था। What is the objective of CDP? CDP का ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशनल फैसिलिटीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, पॉलिटिकल ट्रेनिंग या हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग। तो देखिए CDP स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 1952 को, 2 अक्टूबर से। एक मल्टीपल पर्पज़ प्रोग्राम है। एम क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट करना रूरल पीपल का। सो इसमें क्या आ जाएगा आपका? इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगा, इरिगेशन, कॉपरेशन, पब्लिक वेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, विलेज इंडस्ट्रीज़, हेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस इन रूरल एरियाज़, बेसिक सब ये कंप्लीट आपका कर देंगे। ठीक है, मतलब बेसिक इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। व्हेन वाज द CDP प्रोग्राम स्टार्टेड? सो 1952 2 अक्टूबर। व्हेन वाज द CDP प्रोग्राम started in India? So it was in 1952. So launching of community development program on 2nd October 1952 set the stage for organization of Panchayati Raj. Who of the following was the architect of community development in India? So architect of community development जो थे वो थे S.K. Dey. He was the first cooperative and Panchayati Raj Minister of India. Mr. Dey is remembered as the man who pioneered and steered the community development in independent India, and he was instrumental। देखिए ये जो मेन आर्किटेक्ट हैं आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के, उनका नाम है S.K. दे, और ये पहले कोऑपरेटिव और पंचायती राज मिनिस्टर भी रह चुके हैं। He is remembered as the man who pioneered and steered the community development in independent India, and he was also instrumental in starting the community development program by the government of India। तो वो भी इन्हीं की वजह से आता है। एंड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे जब ये प्रोग्राम आया था। ठीक, तो ये हो गए हमारे आज 70 क्वेश्चंस हमने किए आज। अभी हमने लास्ट 2 वीडियोस में 50 क्वेश्चंस किए थे, बट यहाँ पे हमने 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट 2 वीडियो में या 3 में कंप्लीट हो जाएंगे। सो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स देन एंड अगेन, बिकॉज ये बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं, पूरा चैप्टर एक दे दिया गया है, और ये बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ टाइम। तो वो आपको फील होगा जब आप दोबारा पढ़ेंगे। तो इसके लिए अब जो भी खासकर इसको बोलेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स के आपके एम्स क्या हैं, कब ये प्रोग्राम लॉन्च हुए, और अभी अब जो रिसेंट जो आएंगे वो भी पढ़ेंगे, तो उस पर भी हमें ध्यान देना। अब कुछ तो स्टैटिक हो गए हैं जो पूछी जा सकती है कभी भी, जैसे 2014 में पूछ लिया कि आर्किटेक्ट कौन है, तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें तो स्टैटिक हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, जैसे कुछ मेजर स्कीम्स हैं, जवाहर रोजगार योजना है या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ऑल्दो वो बंद हो गए बट मे बी इन फ्यूचर कभी उनके बारे में कुछ बात जिक्र हो जाए, और कंपोनेंट्स हमें उनके थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 170 क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि और भी चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एंड जय हिंद।